नमस्कार, मैं हूँ आमियार शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी की रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट सेकेंड है, पार्ट 2 है। हम मौर्यन एम्पायर के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखे थे और अगले 50 क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करता हूँ आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मौर्यन एम्पायर में जो रॉक एडिक्ट्स हैं और जो माइनर एडिक्ट्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। आपको पता है कि अशोक के समय में कई सारे रॉक एडिक्ट्स जो है उन्होंने लगवाए अलग अलग क्षेत्रों में, और उन रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसीज़ का प्रचार प्रसार किया, अपनी धम्म नीतियों का प्रचार प्रसार किया। तो उन रॉक एडिक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनमें क्या है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि किस रॉक एडिक्ट्स में किन किन चीज़ों से रिलेटेड बातें की गई हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। प्रश्न में 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं आज। 50 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था हम लोगों का और 51 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इंस्क्रिप्शन नॉलेज अबाउट द कलिंगा वॉर इज ऑब्टेन्ड। निम्नलिखित में से किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का ज्ञान प्राप्त होता है? आप सबको पता है अशोक ने अपने जीवन काल में एकमात्र युद्ध लड़ा हुआ है, कलिंग युद्ध। और इस कलिंग युद्ध ने ही अशोक को बदल दिया। जो अशोक उन्मादी था, जो अशोक हमेशा युद्ध के लिए ललायित रहता था, इस युद्ध में लाखों लाख लोगों की जान गंवाने के बाद इसके इसके इसका जो मन परिवर्तन हुआ, इसका जो इसके इसके अंदर जो परिवर्तन आया, एक मानवता के प्रति एक दयालुता आई। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धम्म नीति के प्रचार प्रसार में लग गया। और धम्म नीति के प्रचार प्रसार के दौरान इसने देश के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग भेजा, जिसमें अपने बेटा और बेटी को भी उसने श्रीलंका भेजा, संघमित्रा और महेंद्र को। तो किस युद्ध, ये युद्ध जो लड़ा गया कलिंग युद्ध, ये इसके बारे में किस रॉक एडिक्ट में जानकारी दी गई है, किस शिलालेख में इसकी जानकारी दी गई है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 10वीं, ऑप्शन बी है 11वीं, ऑप्शन सी है 12वीं, ऑप्शन डी है 13वीं। अब मैं बता दूं आपका कि इसका आंसर होगा 13वीं। 13वीं जो शिलालेख है, 13th रॉक एडिक्ट जो है, उसमें कलिंग वॉर के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, इन विच ईयर ऑफ द अशोका रूल कलिंगा वॉर वॉज फॉट। कलिंग शासन, अशोक के शासन के किस वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? आपको पता ही है कि अशोक का राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है। अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? हालांकि वो उस गद्दी पे तो 273 बीसी में ही बैठ गया था, लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 बीसी में होता है। तो राज्याभिषेक होने के पश्चात ये 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अपने शासन के 8वें साल में, तो 8वां साल है, उसमें यह कलिंग युद्ध लड़ता है। तो 8वां साल, 8th ईयर जो है, उसमें वो कलिंग युद्ध लड़ने जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 52 के बाद 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, आफ्टर विच वॉर अशोका अडॉप्टेड धम्म पॉलिसी। किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपना ली, है ना? इस युद्ध के बाद उसके उसमें परिवर्तन आ गया, शांति के प्रति वो ज़्यादा जागृत हो गया, युद्ध की नीतियों को त्याग दिया, है ना, उसका दिल बदल गया। तो
किस युद्ध के बाद? अभी अभी उसकी चर्चा हमने करी, है ना। लाखों लोगों के जान गंवाने के बाद इसकी नीतियों में बदलाव आया, और वो कौन सी युद्ध थी? कलिंग युद्ध थी। को पता है कलिंग युद्ध के बाद इसकी नीतियों में बदलाव आ गया और ये धर्म नीति अपना लेगा, बौद्ध धर्म अपना लेगा। ठीक है ना, इसमें कुछ था नहीं। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू whom the purpose of the Kalinga war was to capture elephant areas? किसके अनुसार कलिंग युद्ध का उद्देश्य हाथी के क्षेत्रों पर कब्जा करना था? ये क्षेत्र हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कलिंग युद्ध, आज के समय में जो कलिंग है, कलिंग वो उड़ीसा है ना। उड़ीसा वाले क्षेत्र में हाथी बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, और किसी भी युद्ध को जीतने में हाथी की जो सेना होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल निभाती है ना। जब सिकंदर ने चढ़ाई करी भारत पे और पंजाब के एक स्थानीय राजा पोरस से उसकी लड़ाई होती है, तो पोरस शुरुआती दौर में, युद्ध के शुरुआती क्षणों में, अपने हाथियों के माध्यम से सिकंदर की सेना को कुचलता चला गया। वो कई अन्य कारण रही जिसमें वो पराजित हुआ, लेकिन उसके हाथियों ने बहुत बड़ा रोल निभाया था शुरुआती दौर में। हाथी की जो सेना होती है ना, वो बहुत कामयाब सेना होती है किसी भी युद्ध को जीतने में। जिसके पास जितनी ज़्यादा हाथियाँ होंगी, उसके युद्ध जीतने की चांसेस उतना ज़्यादा होगी। तो ये एक तरह से कहा, ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध इसलिए लड़ा गया ताकि अशोक ऐसे क्षेत्र पर कब्जा करे जहाँ हाथी हो, और वहाँ से हाथी अपनी सेना में ये शामिल कर पाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। तो ये किसका कहना था कि कलिंग युद्ध किस लिए लड़ा गया था? कलिंग युद्ध का उद्देश्य क्या था? हाथी के क्षेत्रों पर कब्जा करना। ये कौटिल्य ने कहा है ना। कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, या विष्णुगुप्त कह लीजिए, है ना। तीनों एक ही व्यक्ति हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, अशोक वॉज अ फर्म सपोर्टर ऑफ विच रिलीजन बिफोर द एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म? राजतरंगिणी आपको पता ही है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है ना। कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, और किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन द्वारा। ये कलहन द्वारा लिखा गया है। तो राजतरंगिणी के अनुसार से राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किस धर्म का समर्थक था, किस धर्म को अपनाता था, है ना। तो ये जो है हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था। हालांकि इसके फादर, इसके पिता ने जैन धर्म को भी आगे बढ़ाने का काम किया, बौद्ध धर्म को भी आगे बढ़ाने का काम किया, और इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म अपना चुके थे, और श्रवण बेलगोला जाकर के उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, है ना। लेकिन यह बौद्ध धर्म अपनाने के पहले किस धर्म का कट्टर समर्थक था? धर्म तो नहीं कहेंगे, संप्रदाय कहेंगे। हिंदू धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं, जिसमें ये शैव संप्रदाय का कट्टर समर्थक, शैव संप्रदाय का यह कट्टर समर्थक था। आंसर होगा शैव संप्रदाय। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। शैव संप्रदाय के बाद, तो ये बौद्ध धर्म अपनाने के पहले शैव संप्रदाय का समर्थक हुआ करता था, उसी को मानता था। अगला प्रश्न क्या कहता है? फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन वी कम टू नो दैट अशोका हैड गॉट हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश्ड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल? अच्छा, शिलालेख के बारे में बात कर रहा है। तो किस शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल स्थापित किए थे? मनुष्यों के इलाज के लिए भी और पशुओं के इलाज के लिए भी। किस शिलालेख में यह लिखा हुआ है? सारनाथ में, या सांची में, रांची में? सांची लिखना चाहिए था, चलो रांची ही, कोई नहीं, बात नहीं। कौशाम्बी अभिलेख में या गिरनार में? तो ये जो है गिरनार शिलालेख में यह लिखा गया है, ठीक है ना। गिरनार शिलालेख में यह लिखा गया है कि अशोक क्या किया था। गिरनार में लिखा गया कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल स्थापित किए थे।
रहेगा याद। तो गिरनार अभिलेख में इसने लिखा गया है कि अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल स्थापित किए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। हु हैड इनिशिएटेड अशोक इनटू बुद्धिज्म? अशोक ने सॉरी, ये नागार्जुन ने काट दो, ये हटा दो, ट्रांसलेशन में गलती हो गई है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? प्रश्न है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, किस व्यक्ति ने दी थी? एक बौद्ध भिक्षु है, नाम है इनका उपगुप्त। उपगुप्त ने दीक्षा दी है अशोक को, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम धम्मम शरणम गच्छामि, और क्या याद है ना, बताया था मैंने, 3 शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 58 कहता है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ अशोकास धम्म? अशोक की धम्म नीति का क्या मतलब है? और कुछ नहीं है, मोरल कंडक्ट है कि किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए और जीवन जीने के लिए किन किन नीतियों को मानना चाहिए। ऐसी जीवन जो मोरालिटी से भरी हुई हो, जो नैतिकता से भरी हुई हो, जिसमें किसी भी प्रकार का व्याभिचार नहीं हो, किसी भी प्रकार का पाप नहीं हो, है ना, सिंस नहीं हो। एक शुद्ध, एक सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन, है ना, ऐसा जीवन धर्म नीतियों से संबंधित है। क्या हो जाएगा? नैतिक आचार संहिता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो धर्म नीति का मतलब है। सॉरी, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे धर्म नीति का, अशोक के धर्म नीति का क्या मतलब है? अशोक के धर्म नीति का मतलब है नैतिक आचार संहिता, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने अलग से, इसको लागू कराने के लिए उन्होंने अलग से महामात्य और अपने अधिकारियों की नियुक्ति की। एक अधिकारी धार्मिक ऑफिस अधिकारी था वो, धार्मिक अधिकारी को क्या कहता था? महामात्य। ये महामात्य का क्या उद्देश्य था कि सार्वजनिक जीवन जो जी रहे हैं लोग, उसमें कैसे नैतिक आचार संहिता को लागू किया जाए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है एट द टाइम ऑफ अशोका देयर वाज अ मेंशन ऑफ 5 प्रोविंसेस इन द मौर्यन एम्पायर, वन ऑफ द कैपिटल ऑफ प्राची प्रोविंस वाज। देखो जी, अशोक के समय में साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था। कौन कौन सा? दक्षिणापथ, साउथ इंडिया में आता था। इसका कैपिटल स्वर्णगिरी था। क्या था? स्वर्णगिरी, ठीक है। उत्तरापथ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब इलाके इसमें आते थे। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। फिर था तुम्हारा कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोसली। फिर था अवंती, और अवंती में क्या आता था? राजस्थान, गुजरात, ये सब इलाके आते थे। अवंती का राजधानी था उज्जैन। और फिर आता था प्राची या प्राच्य, इसकी राजधानी होती थी पाटलिपुत्र। क्या होती थी? पाटलिपुत्र। तो पूरी जो अशोक का साम्राज्य है, पूरा साम्राज्य 5 अलग अलग भागों में बांट के रखा गया था, और ये 5 ये प्रांत थे। तो पूछा इसमें कि पूर्वी प्रांत जो है प्राची, उसकी राजधानी क्या थी? तो क्या थी? मैंने लिखा यहाँ पे पाटलिपुत्र, ठीक है। बढ़ा जाए आगे। तो पाटलिपुत्र प्राची का राजधानी था। सबकी राजधानी लिख लेंगे आप, किसका क्या राजधानी रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 60 है राजप्रसाद ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। राजप्रसाद कहने का मतलब है जो पैलेस है, जो महल है। जब राजप्रसाद की बात हुई है, क्या है? महल की बात हो रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो कहाँ है? कुम्हरार, राजगृह, वैशाली या मनेर? जब आप
महात्मा गांधी सेतु क्रॉस करते हैं जब आप पटना में इंटर करेंगे और महात्मा गांधी सेतु क्रॉस करेंगे, या आप कंकड़बाग के साइड से आप इंटर करेंगे, कंकड़बाग के साइड से जब इंटर करेंगे तो पहले शुरुआती दौर में कुम्हरार पार्क आता है। वो कुम्हरार पार्क दरअसल पहले चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद हुआ करता था। आप जब उसमें जाइएगा तो कई सारे अवशेष आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो देखने लायक अच्छा जगह है वो। आप यदि हिस्ट्री पसंद करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस जाना पसंद करते हैं, कभी पटना जाना हुआ, या कभी पटना में ही रहते हैं आप, या बिहार के किसी भी जगह रहते हैं, तो आप पटना अगर जाते हैं तो देखा कीजिए। अन्य क्षेत्रों में रहते हैं, कभी पटना जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए कुम्हरार। ये चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ पे राजप्रसाद था, महल था, जिसके अवशेष अभी भी वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना। तो कुम्हरार में इसका राजप्रसाद स्थित था। हालांकि वो लकड़ी की बनी हुई थी। राजप्रसाद किस चीज की बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड? बिहार के किस जिले से अशोक के स्तंभलेख प्राप्त हुए? अशोक के स्तंभलेख तो आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा? चंपारण। और खासतौर पर इसमें बोला जाए तो पश्चिमी चंपारण, क्योंकि अब चंपारण तो दो हिस्से में बट गया ना। पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर स्तंभलेख पाया गया है। और एक जगह बिहार में और पाया गया शिलालेख, लेकिन वो लघु शिलालेख है, पिलर नहीं है, वो लघु शिलालेख है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, वो माइनर एडिक्ट है। वो क्या है? माइनर एडिक्ट है वो। कहाँ पे? सासाराम में। लघु शिलालेख है। ठीक है। जब स्तंभलेख की बात करें तो एक तो हो जाएगा रमपुरवा, दूसरा हो जाएगा लौरिया अरेराज, और तीसरा हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़। ठीक है। तो ये तीनों ही पश्चिम चंपारण में है स्तंभलेख, और ये क्या है? लघु शिलालेख। अच्छा, यहाँ पे जो पाई गई है शिलालेख, इसकी अगर पूछे लिपि क्या है, तो लिपि इसकी ब्राह्मी है। लिपि क्या है इसकी? ब्राह्मी। और इसका भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? तो प्राकृत है। क्या है? प्राकृत। ठीक है ना। पूछ दे कि चंपारण में जो स्तंभलेख पाए गए हैं उसकी लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और भाषा क्या है? प्राकृत है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ओके, तो 62 नंबर क्वेश्चन देखे जरा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? जूनागढ़ शिलालेख में किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ शिलालेख है नंदीवर्मन, अशोक, अजातशत्रु या रुद्रदमन? देखो जी, जूनागढ़ अभिलेख बहुत बाद में लिखा गया, लेकिन इसमें मौर्य शासन काल के बारे में जरूर उल्लेख है ना। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है वो जो है किसके बारे में बताता है? रुद्रदमन के बारे में बताता है। किस शासक से संबंधित है? रुद्रदमन। हालांकि इसमें अशोक के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना, अशोक के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है ना। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदमन से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, काफी सारे प्रश्न हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ अशोक? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो उत्तरापथ तो था ना, उत्तरापथ था। इसकी अब राजधानी मैंने लिखी हुई थी, क्या है? तक्षशिला, है ना। दक्षिणापथ था, इसकी राजधानी लिखी थी स्वर्णगिरी। इसमें क्या क्या आता था? आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना। जो दक्षिण पार्ट है नाम ही है दक्षिणा पार्ट स्वर्णगिरी। और अवंती भी मैंने बताया, इसकी राजधानी उज्जैन लिखी। मलकानगिरी नहीं था, मलकानगिरी नहीं था। सी नंबर, मलकानगिरी कोई साम्राज्य का हिस्सा नहीं था इसका। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो मलकानगिरी हो जाएगा ये 63 का। 64 में चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? इन विच ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन डिड अशोका विजिट बोध गया एज अ पार्ट ऑफ हिज धर्म यात्रा? अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक ने अपनी धर्म यात्रा के भाग के रूप में
बोध गया का दौरा किया था। देखो जी, तो इसका तो देखा जाए तो इसका कोरोनेशन, राज्याभिषेक कब हुआ था, अभी अभी मैंने बताया भी था, 269। और ये बोध गया जाता है 259 BC में। कब जाता है? तो कितने साल का अंतर हो गया? 10 वर्ष का अंतर हो गया ना। तो कब गया था ये बोध गया? अपने 10वें वर्ष में। बोध गया पहली बार धम्म यात्रा करने के दौरान पहला जो विजिट है, याद रखिएगा, जो धम्म यात्रा उसने शुरुआत करी उसमें पहला विजिट, पहली बार, पहला जो दौरा है वो कहाँ का किया गया उसका? बोध गया का बोधि वृक्ष का दर्शन किया जाके। तो 10वें वर्ष में यह कहाँ जाता है? बोध गया जाता है। 10वें वर्ष में कहाँ जाता है? बोध गया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच प्लेस डिड अशोका फर्स्ट विजिट इन धम्म यात्रा? बात वही है, सिंपल सी बात, अभी अभी चर्चा उसी की हो रही थी कि अपनी धम्म यात्रा के दौरान सबसे पहले किस स्थान पर गया था, है ना। तो किस स्थान पर गया था, क्लियर है, किस स्थान पर गया था? बोध गया, है ना। जहां पर बोध गया जाने के पीछे इसका क्या तर्क था? क्योंकि यह बुद्ध का क्या है, बुद्ध को यहाँ पे किस चीज की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति, या कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे। इसीलिए यात्रा के दौरान सबसे पहले वो कहाँ गया? बोध गया गया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 65 के बाद 66 की बारी है। 66 कहता है, विच रूलर हैड बिल्ट केव्स फॉर आजीवक सेक्ट इन बराबर हिल्स इन गया? देखो जी, हालांकि सब शुरुआती दौर में आजीवक संप्रदाय के समर्थक बिंदुसार थे, अशोक के पिता। तो अशोक ने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आजीवक संप्रदाय के लिए कहाँ पर? बराबर पहाड़ी में। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? गया में, है ना। तो बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनाई थी। किसने? अशोक ने। ठीक है। बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के रहने के लिए क्या बनाया गया था? गुफाएं बनाई गई थी, है ना, वहीं पे। और गुफाओं पर उन्होंने उत्कीर्ण भी किए गए हैं, उत्कीर्ण भी किए हैं, जिसे गुफा लेख कहा जाता है। बराबर की पहाड़ियों पे बराबर की पहाड़ी पे जो गुफा बनाई गई उसके दीवारों पर क्या लिखा उत्कीर्ण है? अशोक की नीतियां, अशोक की पॉलिसीज। इसको गुहा लेख भी कहा जाता है ना, केव इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। द फेमस गोपिका केव वॉज बिल्ट इन द हिल्स ऑफ नागार्जुनी नियर गया बाई। प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण गया के निकट नागार्जुनी की पहाड़ियों में करवाया गया था। तो गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया? पहले तो ये जाने गोपिका गुफा कहाँ पे है? नागार्जुनी की पहाड़ियों में। और नागार्जुनी की पहाड़ी भी कहाँ पे है? गया में। तो आप देखेंगे गुफा लेख जो है वो गया के पहाड़ियों में हुआ है, चाहे वो बराबर की पहाड़ियाँ हो चाहे वो नागार्जुनी की पहाड़ियाँ हो। ठीक है। तो बराबर की गुफाओं में अशोक द्वारा निर्मित है गुफा, और गोपिका गुफा बनाया गया किसके द्वारा? नागार्जुनी पहाड़ियों में। तो देखिए जी, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या दशरथ, तो ये अशोक का पौत्र है दशरथ, दशरथ द्वारा ये बनाया जाता है गोपिका गुफा। ठीक है। चलिए, तो गोपिका गुफा का निर्माण कहाँ किया गया है? नागार्जुनी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 की बारी है। फ्रॉम वेयर हैव स्टैच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स फ्रॉम मौर्यन पीरियड बीन रिकवर्ड? मौर्य काल की जैन तीर्थंकर की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनपुर वैशाली, लोहानीपुर पटना, पसाढ़ वैशाली या भागलपुर, है ना। क्या मिला है? तीर्थंकर की मूर्तियां। तीर्थंकर किसको कहते हैं? तीर्थंकर जैन संतों को तीर्थंकर कहा जाता है। महावीर क्या थे? तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, है ना। पार्श्वनाथ क्या थे? तीर्थंकर थे। ऋषभनाथ क्या थे? तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो तीर्थंकरों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई है लोहानीपुर पटना से। कहाँ से प्राप्त हुई है? लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है। ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69 जरा पढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, इंफॉर्मेशन अबाउट अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्म इज फाउंड इन। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है कहाँ? दूसरा स्तंभ लेख क्या इसमें है? अशोक के बारे में, अशोक की धम्म नीतियों के बारे में? हाँ है, इसमें अशोक की धम्म नीतियों का वर्णन है। सातवें अभिलेख, इसमें भी चर्चा किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि सातवां अभिलेख जो है, सातवां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। पता होना चाहिए सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है। उसके बाद 10वां, तो इसमें भी धम्म नीति की चर्चा की गई है। और 10वां शिलालेख, इसमें भी धम्म नीति की चर्चा की गई है। इसके अलावा 13वां शिलालेख, उसमें भी धम्म नीति की चर्चा की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अभी जो चौथा ऑप्शन आने वाला है बीपीएससी में, उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। चौथा ऑप्शन, अभी पांचवा ऑप्शन हटा दिया गया ना, तो पांचवा ऑप्शन हटा दिया गया, तो चौथे ऑप्शन में अब आ सकता है नन ऑफ द अबव भी आ सकता है, या मोर देन वन ऑफ द, वो मोर देन वन ऑफ द अबव भी आ सकता है, या नेदर ए एंड बी, हाँ, या फिर बोथ ए एंड बी, कुछ भी आ सकता है चौथे ऑप्शन में। तो यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 70। विच मौर्यन रूलर हैड एस्टैब्लिश्ड श्रीनगर सिटी इन कश्मीर। किस मौर्य शासक ने कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना की है? तो श्रीनगर शहर की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? अशोक का अहम योगदान है। और कश्मीर में धम्म नीति के प्रचार प्रसार में अशोक का सबसे बड़ा रोल है। कश्मीर में इसने जम के धम्म नीति का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है। तो अशोक जो है, उन्होंने श्रीनगर शहर की स्थापना की। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू विच हिस्टोरियन अशोका's धमा was an imagination of his mind to solve the political social problem। किस इतिहासकार के अनुसार अशोक का धम्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उसके मन की कल्पना थी। ये कोई बुद्ध द्वारा दिया गया पॉलिसी नहीं था, इसके मन की कल्पना थी, जो उसकी एक समझ बना चुकी थी कि इस धम्म नीतियों के से ही, धम्म की नीतियों से ही हम राजनीतिक समस्या का भी समाधान कर सकते हैं, और समाज में जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिसने धम्म नीति अपनाई थी उसी का होगा। तो ये अशोक का धम्म नीति तो किसने कहा है? ये रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा या आर एस शर्मा, रामचंद्र शर्मा? तो ये हो जाएगा रोमिला थापर। रोमिला थापर का कहना है कि अशोक की धम्म नीतियाँ और कुछ नहीं, उसके मन की कल्पना है, जिससे वो यह समझता है कि इससे हम राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का अंत कर देंगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 71 के बाद 72 पे चलते हैं हम लोग। 72 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में पाया गया है ना। खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी में ना पा करके खरोष्टी में पाया गया है। सुपारा, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है, शिलालेख, वह खरोष्टी में पाया गया है, और मनसेहरा शिलालेख वो भी खरोष्टी में पाया गया है। इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा हमारा आंसर। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा शिलालेख दोनों ही खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 72 के बाद 73 पे चलते हैं। ये आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। शिलालेख से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आने के चांसेज हैं, भले ये स्टेटमेंट में पूछ दे। चलिए, दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन वाज ब्रॉट टू दिल्ली बाय विच रूलर।
जो टोपरा, पहले तो टोपरा शिलालेख था, बाद में उसको दिल्ली लाया गया। तो इस दिल्ली टोपरा शिलालेख को किस शासक के द्वारा दिल्ली लाया गया था? ठीक है ना, किस शासक ने युद्ध लड़ने गया था और लौटने के क्रम में उसने पूरा का पूरा शिलालेख उठा लिया, निकलवा लिया और ला करके दिल्ली में स्थापित कर दी। ये कौन सा शासक था? ये सल्तनत कालीन शासक था या मुगल शासक था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या शाहजहां? तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक का करामात है। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा शिलालेख को दिल्ली में स्थापित किया है, दिल्ली ला करके लगवाया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 की बारी है। तो याद रखना है, दिल्ली टोपरा अभिलेख शिलालेख जो है वो किसके द्वारा लाया गया है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। मेरठ का भी वो फिरोज शाह तुगलक भी लाया है। सॉरी, तबीयत थोड़ी आजकल नासाज चल रही है मेरी, फिर भी आप लोग की सेवा में तो हाजिर रहना ही है। छात्र हित ही सर्वोपरि हित है हमारे लिए, चाहे तबीयत कितनी भी गड़बड़ क्यों ना हो। इन विच पिलर इंस्क्रिप्शन अशोका ऑर्डर हिज महामात्य टू स्टॉप संघभेद, है ना। किस स्तंभ लेख में अशोक ने अपना महामात्य कौन थे? किस स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महामात्य कौन थे? धार्मिक अधिकारी थे ये, जो नैतिक आचार संहिता को लागू करवाने में अहम रोल निभाते थे, धर्म नीति को लागू करवाने में अहम रोल निभाते थे, तो धार्मिक अधिकारी हैं। इन्होंने संघ भेद बंद करने का आदेश दिया है। किस अभिलेख में? सांची, सारनाथ या कौशाम्बी? तो मैं बता दूं कि तीनों ही अभी शिलालेख में इसकी चर्चा की गई है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। महामात्य से संघ भेद बंद करने का बात कहा गया है, तो सांची में भी इसकी चर्चा है, सारनाथ में भी चर्चा है और कौशाम्बी शिलालेख में भी इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रानी इंस्क्रिप्शन? दरअसल इसमें अशोक की महारानी, इस शिलालेख में अशोक की जो रानी है, रानी का शिलालेख किसको? करुआ की। अशोक की जो रानी है करुआ की, उनके द्वारा दान देने की चर्चा की गई है। दान देने की चर्चा की गई है, इसीलिए इस शिलालेख को रानी का शिलालेख भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? कहा जाता है, क्या ये ऑप्शन ए होगा रूमनदेई, या बी होगा प्रयाग, ऑप्शन सी कौशाम्बी? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रयाग अभिलेख में, प्रयाग का जो शिलालेख है उसमें इसकी चर्चा है और कौशाम्बी में भी चर्चा है इसकी, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा हमारा आंसर। ये रानी का शिलालेख, इन दोनों को ही रानी का शिलालेख कहा जाता है। रानी कौन? करुआ की, और उनके द्वारा दान देने की चर्चा की गई है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 75 हो गया, तो 75 के बाद 76 की बारी है। 76 क्या कहता है? पिलर इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लेस कंटेन टेक्स्ट written by समुद्रगुप्त and courtier of अकबर बिरबल apart from those written by अशोका? किस स्थान से प्राप्त जो शिलालेख है उसमें अशोक द्वारा लिखित ग्रंथों के अलावे, अशोक द्वारा भी लिखा गया है उस शिलालेख में, समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा गया है और अकबर के दरबारी बिरबल द्वारा भी लिखित ग्रंथ शामिल है उसमें। किस शिलालेख में? मतलब एक ही शिलालेख है, उसमें 3 अलग अलग पीरियड के लोगों की चर्चा की गई है ना। पहला तो मौर्यन एम्पायर की चर्चा है उसमें, फिर आप आए तो गुप्त एम्पायर की चर्चा है, फिर मुगल के बारे में चर्चा है। कौन सा अभिलेख है? अच्छा, थोड़ा भी आइडिया होगा तो समुद्रगुप्त वाला अगर आइडिया होगा तो आप पकड़ लेंगे। क्या है? इलाहाबाद शिलालेख जो है, या इलाहाबाद अभिलेख जो है, उसमें इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, इलाहाबाद अभिलेख में, इलाहाबाद अभिलेख को किसने लिखा है? हरिसेन ने। किसने लिखा है? हरिसेन। ठीक है ना,
जो समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे लिख चलते हैं। 77 नंबर। इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जनरली ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो होता है, ब्राह्मी लिपि जो होती है, जो ब्राह्मी लिपि होती है, जो उत्तर भारत में खासतौर पर पाया गया है, ब्राह्मी लिपि, वो बाएं से दाएं लिखा जाता है। बाएं से दाएं अर्थात लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। वहीं खरोष्टी में जब आप आते हैं तो खरोष्टी लिपि हमेशा दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, इकलौता ऐसा कौन सा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया शिलालेख है जो दाएं से बाएं लिखा गया है? जनरली बाएं से दाएं होता है, लेकिन ये दाएं से बाएं लिखा गया है, और वो भी ब्राह्मी लिपि में। ये जो शिलालेख है, ऑप्शन है यरागुडी, भाब्रू, कंधार या कौशाम्बी। बस बता दूं कि ये कौन सा है। यरागुडी। यरागुडी अभिलेख जो है वो दाएं से बाएं लिखा गया है, ना कि बाएं से दाएं। ठीक है ना, और वो भी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। 77 के बाद 78 की बारी आ गई। 78 नंबर क्वेश्चन देखे जरा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार साइन ऑफ गुहा टेक्स्ट हैव बीन फाउंड, है ना। जो बराबर की पहाड़ियां हैं और जो नागार्जुनी की पहाड़ियां हैं, तो बराबर की पहाड़ियां कहाँ पे है जहाँ पे गुहा लेख पाया गया है? बराबर की पहाड़ियां कहाँ पे जी? गया में है ना। कहाँ पे? गया में है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? गया होना चाहिए। वहीं पे तो इसी बराबर की पहाड़ियों में जो है गुहा लेख लिखा गया है उसके दीवारों पे, है ना। और किस संप्रदाय के लिए ये बनाया गया था? आजीवक संप्रदाय के लिए। ठीक है ना। आजीवक संप्रदाय के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं हम लोग। 78 के बाद 79 की बारी है। द इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम शेरकुना नियर कंधार वॉज इन विच स्क्रिप्ट। जो कंधार में, कि आपको अफगानिस्तान में भी कई सारे शिलालेख पाए गए हैं, तो कंधार, कंधार कहाँ पे है इस वक्त? जो है वो अफगानिस्तान में है। और मौर्यन एम्पायर का अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ये जो है वहां तक विस्तार हो चुका था। तो वहां से प्राप्त जो शिलालेख है वो किस लिपि में है? ब्राह्मी नहीं, अरमाइक यस, यूनानी यस, है ना। यूनानी मतलब ग्रीक। यूनानी मतलब क्या हो गया? ग्रीक। ठीक है ना। तो अरमाइक और ग्रीक दोनों ही लैंग्वेज, दोनों ही स्क्रिप्ट में पाई गई हैं, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नोट डाउन करते चलो अपने कॉपी में। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। इसमें से एग्जामिनेशन में पूछे जाने के 95% से अधिक चांसेज है। इट मीन्स पूछे ही जाने चाहिए। इन हिज 20th ईयर, इन हिज 20th कोरोनेशन ईयर अशोका हैज ट्रैवल टू विच प्लेस। अपने राज्याभिषेक के 20वें साल अर्थात 249 BC में किस स्थान पर वो गया? कहाँ पे गया? बोध गया। बोध गया तो 10वें वर्ष ही गया था। लुम्बिनी में गया था। कहाँ गया था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ क्या है? लुम्बिनी बुद्ध का जन्मस्थली है। लुम्बिनी के आम्र कुंज में उनकी माता ने उनको जन्म दिया था अपने मायके जाने के क्रम में। तो लुम्बिनी में लुम्बिनी की उन्होंने यात्रा की है। और वहीं पे एक शिलालेख भी पाया गया है लुम्बिनी में, रुम्मनदेई। यहाँ पे एक अभिलेख अभिलेख पाया गया। कौन सा अभिलेख? रुम्मन देई। सॉरी। और ये सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख है। 7वां अभिलेख क्या था? सबसे बड़ा और विस्तृत था। और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा हो जाएगा? रुम्मन देई। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? ड्यूरिंग लुम्बिनी ट्रैवल, लुम्बिनी जाते वक्त अशोका रिड्यूस्ड लैंड रेवेन्यू टैक्स टू हाउ मच। लुम्बिनी की यात्रा के दौरान अशोका ने भू राजस्व को कितना कम कर दिया, है ना। लोगों की डिमांड के अनुसार लोगों ने डिमांड किया कि भाई बहुत ज़्यादा जो है राजस्व वसूली की जाती है, आप जो है कम कीजिए इसको।
तो उन्होंने राजस्व का डिमांड कम कर दिया, और कितना कम किया, 1/8 कर दिया। 1/7 नहीं, 1/6 नहीं, 1/5 नहीं, 1/8 है ना, 1/8वां हिस्सा कम कर दिया भू राजस्व का। ठीक है ना, याद रहेगा कि अशोक ने भू राजस्व का कितना कर कम किया, 1/8वां। और कब किया, लुम्बिनी यात्रा के दौरान, याद रखना है, लुम्बिनी यात्रा के दौरान किया था। चलिए, क्वेश्चन में ही कई सारे फैक्ट्स छुपे होते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, 82 पे। In which of the following pillar inscription there is a mention of tax fixation? ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस स्तंभ शिलालेख में कर निर्धारण का अभिलेख है? अच्छा, कर निर्धारण, अभी कर की बात हुई है ना, भू राजस्व क्या है, एक तरह का कर है, टैक्स है, और उसकी बात कहाँ हमने करी, लुम्बिनी, और लुम्बिनी में कौन सा अभिलेख पाया गया है, रुमनदेई। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं किसमें, रुमनदेई में टैक्स फिक्सेशन की बात की गई है ना। थोड़ा सा अगर याद नहीं भी होगा और थोड़ा बहुत आप कनेक्ट चीज़ों को कर सकें तो आप आंसर लगा सकते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। तो कर निर्धारण यहाँ पे किसके द्वारा किया गया, कहाँ पे चर्चा है इसकी, रुमनदेई अभिलेख में, जो लुम्बिनी का है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स एंड केव्स साइन ऑफ गुहा टेक्स्ट हैव बीन फाउंड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी और गुफा में गुहा लेख के चिन्ह मिले हैं। बार बार मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, यह अशोक द्वारा बनवाया गया था आजीवक सेक्ट के लिए। कहाँ पे, नागार्जुनी बराबर या कर्ण चौपाड़ बराबर में, है ना। बराबर की पहाड़ियों में जो गुहा अभिलेख पाया गया है, गुफाएं पाई गई हैं रहने के लिए, किसके, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। वहां पर जो दीवारें हैं वहां पे उत्कीर्ण है, तो इसीलिए इसको गुहा लेख कहा गया है, बराबर की पहाड़ियों को। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड एज अ पोर्ट ऑन द ईस्टर्न बैंक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट पर एक बंदरगाह के रूप में स्थित था। ठीक है, तो ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, भरूच, कालीकट या मंगलुरु, है ना। ये मौर्य एम्पायर के समय की बात हो रही है, तो भरूच जो है वो पश्चिमी तट पर था, याद रखना है, एग्जाम में एक बार पूछ चुका है ये, पश्चिमी तट पर था, और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। याद रखना है, याद रहेगा ना। ताम्रलिप्ति जो है एक प्रमुख बंदरगाह था, कहाँ पे, पूर्वी तट पर, और भरूच जो है वो पश्चिमी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होता था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बारी है। इन अर्थशास्त्र कौटिल्य हैज टॉक्ड अबाउट व्हाट। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किसकी चर्चा की है ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, किसी की चर्चा नहीं किया। उसने तो राजनीतिक नीतियों की चर्चा की है, राजनीति कैसे जो है शासन की नीतियों की चर्चा की है, पॉलिटिकल पॉलिसीज की चर्चा की है। इसमें कहीं कहीं सप्तंग थ्योरी, जो सप्तमंडल थ्योरी जो है उनका, उसमें कहीं कोई इनकी चर्चा नहीं है, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये तीनों ही का चर्चा नहीं है यहाँ पे। अर्थशास्त्र का कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसमें कोई जो है जाति व्यवस्था की बात नहीं है, जाति व्यवस्था की चर्चा ही नहीं है इसमें। यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक नीतियों की बात की गई है कि एक राजा को किस प्रकार से शासन चलाना चाहिए। ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट वाज नोन बाय व्हाट नेम। मॉडर्न काल में राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सिंचाई सुविधा ना, राज्य जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती थी और उसके लिए टैक्स लेती थी, है ना। तो सिंचाई सुविधा किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, बंद, सेतुबंध, खेतबंध या नहरबंद, ये कहा जाता था सेतुबंध। जो सिंचाई सुविधा होती थी उसको क्या कहा जाता था, सेतुबंध कहा जाता था, और इसके लिए अलग से एक टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो सिंचाई व्यवस्था किस नाम से जानी गई, सेतुबंध के नाम से जानी गई। अगला क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज कंडक्टेड बाय अ बोर्ड ऑफ 30 सिटीजन्स which was organized into 6 committees.
ऑफ 5 मेंबर each. Whose statement is this? मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन में 30 नागरिकों का एक बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। कहा गया कि मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र का प्रशासन है उसमें 30 नागरिक शामिल होते थे और इसमें 6 समितियां होती थी। क्या होती थी? 6 समितियां होती थी और हर प्रत्येक समिति में 5-5 मेंबर होते थे और अलग अलग एक तरह से कैबिनेट सिस्टम मान के चलो ये। और यही समितियां पूरे प्रशासन का नियंत्रण करती थीं। हालांकि सर्वोच्च अधिकार किसको प्राप्त था? राजा को प्राप्त था, लेकिन प्रशासन चलाने के लिए समितियों का निर्माण किया गया था। तो ये किसने कहा है? किसने अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा की है? चाणक्य ने, डायक्लस ने, या मेगास्थनीज ने या फाहियान ने? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसकी चर्चा की है। इसमें की है, आपको पता ही है, मेगास्थनीज जो है वो राजदूत था ग्रीस का, है ना? किसके शासक का? सेल्यूकस का। सेल्यूकस का ना सेल्यूकस का राजदूत के रूप में वो आया था। तो इसने बोला कि ये 30 नागरिकों द्वारा संचालित की जाती है पाटलिपुत्र का प्रशासन। ये कई सारी चीजों को इंगित करता है कि क्या एक तरह से राजा के ऊपर कंट्रोल करने की ये बात नहीं थी। इसके ऊपर कई तरह से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी ये उचित वक्त है नहीं इस टॉपिक को लेकर के, है ना? करेंगे इसकी चर्चा, समय आने पर इसकी भी चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु हैज सेड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य रॉयल पैलेस दैट हिज पैलेस इज नॉट अ ह्यूमन वर्क बट मेड बाय द गॉड? चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के बारे में किसने कहा कि ये महल कोई मानवीय कृति नहीं है, मतलब मानव द्वारा नहीं बनाई गई है, यह देवताओं द्वारा बनाया गया है। इतना सुंदर, इतना विशाल, इतना अद्भुत था कि इसकी इस तरह से बखान किया गया है। किसने कहा? वेन्सांग, फाहियान, मेगास्थनीज या चाणक्य? तो फाहियान ने कहा है। ये कहा है कि जो इनका राजप्रसाद है, जो इनका पैलेस है, वो कोई मानवीय कृति नहीं है, ये देवताओं द्वारा बनाया गया है। फाहियान द्वारा यह कहा गया। ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट? ओके, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हाँ, सही है। नंद वंश के संस्थापक घनानंद? नहीं, ये गलत है। ये कौन थे? महापद्मनंद। महापद्म नंद वंश का अंतिम शासक महापद्मनंद नहीं थे, घनानंद थे। तो ये अदला बदली हो गया है। यहाँ पे मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, तो यहाँ पे 2 मिलान गलत है। तो यहाँ पे ई अगर होगा तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना? एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। मैच दी फॉलोइंग और बोलेगा कि कौन कौन करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है। द सिटी कंस्ट्रक्शन एंड ब्यूटी ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय? पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सौंदर्य का वर्णन किसने किया है? सेल्यूकस, मेगास्थनीज, चाणक्य, जस्टिन ने? तो जो उस वक्त था वहां पर उसी ने चर्चा की होगी, जिसने अपनी आंखों से देखा था पाटलिपुत्र के सौंदर्य को, वहां के स्थापत्य कला को, उसी ने चर्चा की है। किसने? मेगास्थनीज ने, है ना? इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है, सीधे मार देना है मेगास्थनीज, क्वेश्चन में लगा देना टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के निर्माण और सौंदर्य की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 91 चलते हैं। Which scholar has said about the royal palace of Chandragupta Maurya that neither Susa or Ekbatana can compete with its glory? चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि ना तो ये सूसा और ना ही एकबाताना इसकी महिमा का मुकाबला कर सकते हैं। इतना विशाल है। फाहियान नहीं, मेगास्थनीज नहीं, किसने कहा है? एरियन ने कहा है ना? एरियन ने राजमहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सूसा और एकबाताना जो है वो विदेशी महल हुआ करते थे, उनसे ये कंपैरिजन करते हुए कह रहा है कि उनसे भी ये महान और उससे भी ग्रेट जो है, एक जो बहुत विशालतम और सौंदर्य में अपने आप में सर्वोत्तम जो है ये पैलेस है,
ये राजमहल है, इसकी कहीं कोई तुलना ही नहीं है, एरियन द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच इंस्क्रिप्शन इज देयर अ मेंशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बाय अशोका विथ हिज नेबर? किस शिलालेख में अशोक द्वारा पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख करता है? शाहबाजगढ़ी, ब्रह्मगिरी, शाहबाजगढ़ी नहीं होगा, ब्रह्मगिरी नहीं होगा। शिलालेख 13वां 13th जो रॉक एडिक्ट है उसमें इसकी चर्चा की गई है कि अशोक अपने पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है ना? तो शिलालेख 13वें में इसकी चर्चा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु फर्स्ट डेसिफर्ड द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? अशोका के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? क्योंकि बहुत टफ था, कि कोई ज्ञान नहीं थी, कहीं कोई समझ नहीं था, इसके पहले कोई इसको पढ़ा नहीं था। काफ़ी प्रयास के बाद ये पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया पहली बार? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसअप, पेडेट्री फेनथेलर, चार्ल्स विल्किंस। ये सबसे पहले जेम्स प्रिंसअप द्वारा पढ़ा गया 1857 में। जेम्स प्रिंसअप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, सबसे पहले किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसअप ने। कुछ क्वेश्चन नहीं था इसमें, जानी नहीं है। ओके, अंडर उत्तरापथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूज्ड टू फॉल? उत्तरापथ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आता था? ठीक है, जम्मू कश्मीर आता था, हिमाचल प्रदेश आता था, उत्तराखंड आता था, इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान भी आता था, इसके अतिरिक्त आज का समय का पाकिस्तान भी आता था, इसके अतिरिक्त पंजाब भी आता था। ठीक है ना, ये सब कहाँ आते थे? उत्तरापथ में, और इसकी राजधानी तक्षशिला होती थी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, हु यूज्ड टू बी कॉल्ड एग्रोनोमोई? एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? एक अधिकारी था। आईएएस की तैयारी करने के बाद आप क्या बनते हैं? सबका ख्वाहिश होता है जिला में जाकर जिला कलेक्टर बने। हालांकि आईएएस सिर्फ कलेक्टर नहीं होता, आईएएस को कई सारे विभागों की जिम्मेवारी भी संभालनी होती है। सिर्फ आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसके अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जिम्मेवारियां मिल सकती हैं। कभी किसी डिपार्टमेंट्स के आप ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, फिर सेक्रेटरी बनेंगे, ऐसे करके आप प्रमोट होते हैं। लेकिन जब आप, सबकी एक ख्वाहिश सबसे बड़ी होती है आईएएस बनने के लिए कि जिला में जिला कलेक्टर बने। यही तो पावर है, जिला कलेक्टर का ही असली खेल है। सबकी ख्वाहिश यही है कि जिला में कलेक्टर है। उसके बाद हायर पोजीशन में जाने के बाद तो फिर आप सेक्रेटरीट में चले जाते हैं, फिर आप पॉलिसी मेकिंग में आप ज़्यादा रोल निभाते हैं। जिला कलेक्टर के तौर पे आप क्या करते हैं? पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस समय थोड़ा सा ज़्यादा रुआब होता है। जब आप चले जाते हैं सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरी बन के, एडिशनल सेक्रेटरी बन के हायर पोस्ट पे चले जाते हैं तो फिर उस समय इंटरेक्शन पब्लिक से कम हो जाती है, और पब्लिक से इंटरेक्शन कम होती है, आप पॉलिसी मेकिंग में चले जाते हैं। आप पहले पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम था आप जिला कलेक्टर के तौर पे, वहाँ पे आप पॉलिसी मेकिंग का काम आप करते हैं। ठीक है ना? तो उसी तरह से एग्रोनोमी भी क्या था? जिला अधिकारी था। एग्रोनोमी क्या था? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, जिला अधिकारी था, है ना? जिला के सारे कंट्रोल इसी के हाथ में होते थे, याद रखिएगा। एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? जिला अधिकारी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 96, डैश स्टोन इंस्क्रिप्शन इज द ओनली इंस्क्रिप्शन विच हैज बीन इंग्रेव्ड ऑन द स्टोन शीट? है ना, पत्थर की चादरों पे उत्कीर्ण किया गया है। कौन से शिलालेख को किया गया? जूनागढ़, भाबरू, सांची या सारनाथ? ये भाबरू है। इकलौता ऐसा शिलालेख जिसे पत्थर की चादर पे लिखा गया है, उत्कीर्ण किया गया है, वो कौन सा है? भाबरू, है ना, भाबरू। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 97 कहता है, इन विच पिलर इंस्क्रिप्शन देयर इज द मेंशन ऑफ अ क्वीन ऑफ अशोका करुवाकी? अभी चर्चा इसकी हुई है करुवाकी की। एक्सटेंडिंग डोनेशन, किस स्तंभ शिलालेख में अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान देने की चर्चा है?
तो पहला कौशाम्बी और दूसरा क्या है, प्रयाग, दोनों में इसकी चर्चा की गई है, कौशाम्बी और प्रयाग, इसीलिए हमारा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कौशाम्बी और प्रयाग अभिलेख में इसकी चर्चा है कि करुआकी ने दान दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में क्या कहता है, फ्रॉम विच पिलर इंस्क्रिप्शन नॉलेज अबाउट अशोकाज रिलीजियस ट्रैवल इज ऑब्टेन्ड, किस स्तंभ शिलालेख से अशोक की धार्मिक यात्राओं का ज्ञान प्राप्त होता है, रांची, रुमनदेई, सांची या निगलीगांव। तो रुमनदेई अभिलेख में अशोक के धार्मिक यात्रा या धम यात्रा की चर्चा की गई है। रुमनदेई में ही टैक्स कर निर्धारण की भी चर्चा की गई है, और रुमनदेई सबसे छोटा अभिलेख है, ये भी याद रखना है। तो रुमनदेई में धार्मिक यात्राओं की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं। दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन वाज ब्रॉट टू दिल्ली बाय विच रूलर, दिल्ली मेरठ, तो टोपरा का भी इसी व्यक्ति ने किया था और मेरठ का भी इसी ने कहा, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इन दोनों अभिलेख को ला करके दिल्ली में स्थापित किया इसने, टोपरा शिलालेख और मेरठ का शिलालेख, दोनों ही शिलालेख को इसने दिल्ली में स्थापित किया है। तो ये फिरोज शाह तुगलक को श्रेय जाता है इसका, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मौर्यन एम्पायर का भी लास्ट क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन बनने के लिए तो और भी कई सारे सैकड़ों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी थे, हमने शुरुआती के क्वेश्चंस देखे जिसमें हमने अशोक की नीति, चंद्रगुप्त की नीतियों के बारे में पढ़ा, और लास्ट के 50 क्वेश्चन जो थे वो उसमें हमने शिलालेख के बारे में चर्चा की। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको रिवीजन करना मत भूलिएगा बार बार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज रिलेटेड टू विच क्लैन, जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल से संबंधित था। तो ये जो है चर्चा किया गया है कि मौर्य क्षत्रिय थे। कौन थे, मौर्य क्षत्रिय, मौर्य नगर के क्षत्रिय हुआ करते थे। हालांकि कई सारे ब्राह्मण मत और पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ये सारी चर्चा करते हैं कि ये शूद्र थे, ठीक है ना। इसी के साथ मौर्यन एम्पायर यहीं पे अंत किया जाता है। अब अगला जो लेक्चर लेके आने वाला हूँ मैं, वो है पोस्ट मौर्यन पीरियड, और तब फिर गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और गुप्त पीरियड के बाद हमारा जो है एक तरह से बिहार स्पेशल में हम मिडाइवल की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन के बहुत कम दिन बचे हुए हैं, घबराना नहीं है, रिवीजन करते रहना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, मॉक पेपर लगाना है, और करंट अफेयर रिवाइज करते रहना है। इसी के साथ लेता हूँ आज विदा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।